हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी, उसकी कार्यशैली किस तरीके की रही थी, कौन कौन से लक्ष्य लेकर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसके सेशंस के बारे में। तो ये कई सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट और मॉडल जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट करवा दी है, और अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ। तो इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर मेरे ये सारे वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई सारी जो संस्थाएं हैं उनका गठन किया जा चुका था। कई सारी ऐसी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कि 19वीं सेंचुरी में उनका भी गठन किया गया था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बॉम्बे एसोसिएशन है, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में बनाई गई थी। इसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा है, जो कि 1870 में महादेव गोविंद राणा जी के द्वारा उसका गठन किया गया था। इसके अलावा और भी कई सारी हैं, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, तो ये 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जैसे लोगों के द्वारा इन सारी संस्थाओं का गठन किया गया था। यानी कि अब जो है वो शिक्षित वर्ग का उदय होने लगा था, और शिक्षित वर्ग मिलकर जो, जैसा कि मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी कराया था, कि जो समाज का शिक्षित वर्ग है अब वो उसका मतलब हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय चेतना उनमें जागृत हो रही थी। वो समाज में जो रूढ़िवादी जो परंपराएं कुरीतियाँ पहले से चली आ रही थी उनके प्रति जागरूक हो रहे थे और उनको दूर करना चाह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका भी गठन करना शुरू कर दिया। और मैंने आप लोगों को कराया था कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस की भी स्थापना कराई। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि अब शिक्षित वर्ग जो है वो भारत में एक्टिव होने लगता है। और फिर एंड में हम लोग देखते हैं कि इसी शिक्षित वर्ग के द्वारा बाद में स्वतंत्रता जो आंदोलन चलाए जाते हैं, हम लोग कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट्स भी कहते हैं, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि अब शिक्षित वर्ग की जो भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाई देने लग जाती है। तो ये कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई सारी संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी थी, जिनमें कुछ के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो डेट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये बॉम्बे में हुई थी, यानी कि बॉम्बे में हम लोग देखते हैं कि एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ही इसकी स्थापना का जो है वो बात की गई थी। तो आप लोग इसके बारे में डेट ज़रूर याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका संस्थापक किसे बनाया गया था, यानी कि अगर हम लोग बात करें स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है A.O. ह्यूम को, जो कि एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में IAS कहते हैं, वो उस टाइम पे ICS हुआ करती थी। तो एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर हुआ करते थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी सदस्य हुआ करते थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना के जो श्रेय है या फिर इसके जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। इन्होंने जो नाम सुझाया था वो सुझाया था इंडियन नेशनल यूनियन। ये यहाँ पे मैंने कांग्रेस लिख दिया है, ये इंडियन नेशनल यूनियन शब्द उन्होंने दिया था। और इसी नाम को दादा भाई नौरोजी ने बाद में कांग्रेस कहकर संबोधित किया। तो इसीलिए फिर ये फेमस तरीके से अगर हम लोग बात करें या फिर
एक कॉमन तरीके से अगर हम लोग कहें तो इसे कांग्रेस कहा जाने लगा। बट उस टाइम पे जो इस संगठन का नाम सुझाया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, वो सुझाया गया था इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि एक अखिल भारतीय संस्था थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन को ही बाद में फिर कांग्रेस कहा जाने लगा था। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद से उसके जो पहले 4 बैठक हुए थे या फिर पहले 4 जो सत्र हुए थे वो कहाँ हुए थे और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो अगर हम लोग पहले के बारे में बात करें तो वो हुआ था बॉम्बे में, जो कि हुआ था 1885 में ही। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो W.C. बनर्जी को बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरा हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, जो कि 1886 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। फिर तीसरा मद्रास में हुआ था 1887 में, और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद में हुआ था, और ये 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया था। तो एटलीस्ट आप लोग स्टार्टिंग के 4 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाद में जो भी इम्पोर्टेंट बैठक या जो सत्र होंगे जो कि बीच बीच में जिनमें कुछ मतलब एक अच्छा डिसीजन लिया गया या किसी भी तरीके के कुछ भी ऐसा होता है, तो आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को उनके बारे में कराती रहूँगी। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 तो आप लोग अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ पे हुए थे और इनका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये हुई ये सारी बातें। अब हम लोग आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके नरम दल के बारे में। यानी कि कांग्रेस जो है वो हमें 2 तरीके की देखने को मिलती है, जो कि उनका विभाजन है वो 1905 में हुआ था। यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो नरम दल के ही लोग हुआ करते थे, लेकिन बाद में फिर जो युवा वर्ग था या फिर जो और भी सैनिक वगैरह हुआ करते थे, बेसिकली कहूँ तो जो युवा वर्ग हुआ करता था वो इन उदारवादियों नरम दलियों को उदारवादी भी कहा जाता है। तो इन नरम दल के जो लोग थे, जो भी नेता थे, इनसे संतुष्ट नहीं थे। इनकी कार्यशैली या फिर इनका जो कार्य करने का तरीका था वो युवा वर्ग के जो लोग हुआ करते थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो 1905 में हमें देखने को मिलता है कि उनका विभाजन हो जाता है, और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि एक अलग वर्ग का उदय होता है जिसे हम लोग गरम दल कहते हैं। तो कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में बट जाती है। एक तरफ नरम दल लोग हो जाते हैं और दूसरी तरफ गरम दल के लोग हो जाते हैं। तो गरम दल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग नरम दल के बारे में बात करेंगे। इन्हें उदारवादी भी कहा जाता है, और ये हम लोग देखते हैं कि तो इनके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नरम दल आखिर इन्हें क्यों कहा जाता है। तो इन्हें नरम दल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से कार्य किया करते थे। यानी कि ये बिल्कुल भी आंदोलन या फिर हम लोग कहें सत्याग्रह वगैरह के पक्ष में नहीं हुआ करते थे। ये संवैधानिक तरीके से कार्य करने के पक्ष में हुआ करते थे कि अगर स्वशासन हमें प्राप्त करना है तो हमें संवैधानिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा, यानी कि कानूनी तरीके से हमें कार्य करना पड़ेगा। जबकि जो गरम दल के लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर विद्रोह या फिर जो आंदोलन है या जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें ज़्यादा बिलीव किया करते थे। तो इसीलिए उन्हें गरम दल कहा जाता है, और नरम दल के लोगों को उदारवादी भी कहा जाता है क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से कार्य करने के पक्ष में हुआ करते थे। इसके अगर हम लोग प्रमुख नेताओं के बारे में बात करें तो जो अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 4 बैठक के जो अध्यक्ष बताए हैं वो हमें इसके प्रमुख नेता देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और भी लोग हुआ करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कांग्रेस जो है वो संवैधानिक तरीके से कार्य कर रही थी, इसीलिए स्टार्टिंग से ही हमें नरम दल के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में जब जो इनसे असंतुष्ट हुआ करते थे वो अपना अलग वर्ग बना लेते हैं, जिसे बाद में गरम दल कहा जाने लगा था। लेकिन स्टार्टिंग में हमें नरम दल ही देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग के जो भी अभी मैंने नेता बताए, W.C. बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, जॉर्ज यूले हैं, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी हैं, तो ये जितने भी मैंने नाम बताए ये सभी नरम दल के सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इनका लक्ष्य क्या हुआ करता था, यानी कि स्टार्टिंग में कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई थी, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इनका लक्ष्य था संवैधानिक राजनीति के जरिए स्वशासन प्राप्त करना। यानी कि जैसा कि मैंने बताया ये लोग संवैधानिक तरीके से कार्य करने में बिलीव करते थे, और इनका मेन लक्ष्य यही था कि स्वशासन अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें संवैधानिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो ये इनका प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था, और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए
इन्होंने कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाए और कुछ बड़े बड़े लक्ष्य भी बनाए, जैसे कि राजनीतिक संगठनों और नेताओं के बीच मित्रवत संबंधों की स्थापना की जाए। इसके अलावा जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि की सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन किया जाए, जनता को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाए। ये कई सारे जो इनके छोटे छोटे इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन इनका जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि स्वशासन प्राप्त करना है, वो भी संवैधानिक तरीके से। तो ये बातें आप लोग नरम दल के बारे में या फिर स्टार्टिंग में कांग्रेस के बारे में आप लोग इसे ज़रूर याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख मांगों के बारे में। तो इनकी मांगें हमें दो तरीके की देखने को मिलती हैं, एक तो होती हैं राजनीतिक मांगें और दूसरी होती हैं आर्थिक मांगें। तो राजनीतिक मांगों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनकी मेन मांगें यही हुआ करती थी कि जो विधायी परिषदें हैं उनमें भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई जाए, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा है वो सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी और वहीं पे एग्ज़ाम देने जाना होता था, जिसको भी एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने बहुत इसके लिए सरकार से आग्रह किया और बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में भी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। इसके अलावा उच्च पदों का भारतीयकरण करने की भी ये लोग मांग करते थे कि उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाए, भारतीयों को भी समान अवसर दिए जाएँ। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। तो ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अलग अलग किया था वो किसने किया था, तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, भारत में जो प्रशासनिक सुधार है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसने हमारे देश में सेना, पुलिस, न्यायपालिका, ये सब जो है वो हमें देखने को मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही इन सब का विकास किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया था। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको अधिक अधिकार दिए जाएं। तो ये इनकी कुछ राजनीतिक मांगें हुआ करती थी। अब अगर हम लोग बात करें कि 1905 में, इसी बीच हम लोग देखते हैं कि ये इतनी सारी मांगें कर रहे थे, इसी बीच में हमें देखने को मिलता है कि 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया जाता है। और उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सुधारक नामक अपना एक अखबार प्रकाशित किया था। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है उन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1905 के अधिवेशन में ही स्वशासन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। यानी कि जो ये लोग जो भी कोशिश कर रहे थे संवैधानिक तरीके से कार्य करने की, और इनका जो प्रमुख मांग भी थी कि स्वशासन की जो प्राप्त करना है संवैधानिक तरीके से, इनका जो लक्ष्य था, तो उसके लिए ये हमेशा से कोशिश करते रहते हैं। और 1905 के जो सत्र होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्वशासन का प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था और उस टाइम पर स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं कह सकते हैं कि मतलब अब कई सारी जो चीज़ें हैं वो होती चली आ रही थी। यानी कि जो भी ये लोग कोशिश कर रहे थे स्वशासन प्राप्त करने की, तो उसके लिए ये कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते थे और कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती थी। अब हम लोग आर्थिक मांगों के बारे में अगर बात करें तो धन के दोहन को रोकने की मांग इन्होंने की थी। धन का दोहन क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को डिटेल में कराया था जब मैंने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ करवाई थी। तो उसमें मैंने धन के दोहन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, उसको अच्छे से करवाया था। तो ये यही है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की तरफ धन और संपदा का एक तरफा प्रभाव, यानी कि उसके बदले में जो जिस राष्ट्र से ये भी सारा सामान जा रहा है उसको कुछ भी ना मिल रहा हो, तो उसे हम लोग धन का दोहन कहते हैं। इसके अलावा आधुनिक उद्योगों के विकास तथा भारतीय उद्योगों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए, तो ये भी उनका मांग हुआ करती थी। इसके अलावा भू राजस्व में कटौती करने का भी इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा जो नमक कर ये लगा रहे थे अंग्रेज उस टाइम पे, उसको समाप्त करने की भी इन्होंने मांग उठाई थी। तो ये कुछ आर्थिक मांगें हमें इनकी दिखाई देती हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की भी मांग इन्होंने की थी। भारत में बागानों में जो कार्यरत श्रमिक हैं और विदेशों में कार्यरत श्रमिक हैं उनकी दशा में सुधार किया जाए। ये भी कुछ प्रमुख मांगें आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये इनकी हम लोगों ने मांगों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा इनके पहले हम लोग थोड़ा इनकी कार्यशैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया
कि इनके सत्र होते रहते थे। तो हर साल इनके जो साल का जो आखिरी 3 महीने होते थे उनमें इनकी हमें बैठक देखने को मिलती थी, और बैठक की सूचना जो है वो ये लोग अखबारों के माध्यम से दिया करते थे। और जब बैठक हो रही है उस बैठक के दौरान ही ये लोग अपनी अगली बैठक का स्थान डिसाइड कर लेते थे कि अगली बार जो बैठक होगी, यानी कि अगले साल जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग कांग्रेस के जो सामाजिक आधार के बारे में बात करें तो मुख्यतः कांग्रेस को मध्य वर्गीय संस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें मध्य वर्ग के जो शिक्षित लोग हुआ करते थे, जिनका व्यवसाय ज़्यादातर वकील, पत्रकार, शिक्षक ये सब हुआ करता था, तो वो ही हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए कांग्रेस को मध्य वर्गीय संस्था भी कहा जाता है। और इसका जो ज़्यादातर हमें फोकस देखने को मिलता है वो शहरी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की उतना हम लोग देखते हैं कि उतनी उसका वो नहीं हो पाया था, तो इसीलिए कांग्रेस को मध्य वर्गीय संस्था भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। युवाओं और लोगों को साथ ना ले पाना भी इनका हम लोग देखते हैं कि एक कमी देखने को मिलती है, यानी कि इसमें ज़्यादातर मध्य वर्ग के शिक्षित लोग ही हुआ करते थे। जो युवा वर्ग हुआ करता था वो इसमें नहीं रह पा रहा था, क्योंकि इनकी कार्यशैली इस तरीके की थी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और फिर गरम दल का उदय होता है। तो ये आप लोग थोड़ी सी बातें अलग से याद रख सकते हैं। अब सारी बातें तो मैं स्लाइड्स में लिख नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसे लिखूँगी तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ बातें अलग से भी ऐड कर देती हूँ, तो उन्हें भी अगर आप लोग लिखना या याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की आखिर उपलब्धियाँ क्या क्या रहीं। तो अगर हम लोग बात करें उस टाइम की जिस तरीके की परिस्थितियाँ हुआ करती थी, उस परिस्थितियों में एक अखिल भारतीय स्तर पर इस तरीके की संस्था का निर्माण करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा समाज था वो मैंने बताया था कि जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर पूरे तरीके से विभाजित देखने को मिलता है, और उस टाइम पे इस तरीके की संस्था की स्थापना करना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके अलावा और भी हमें कई उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रारंभिक दौर में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नेतृत्व और नेताओं का उदय होता भी दिखाई देता है। यानी कि कांग्रेस की स्थापना से हम लोग देखते हैं कि अब नेताओं का उदय होने लगा था, जो बाद में हमें देखने को मिलता है। जैसे एंड टाइम पे जब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, इसके अलावा और भी लोग जो हैं वो हमें प्रमुख, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नेताओं की जो उदय था वो हम लोग कांग्रेस की स्थापना के बाद से देखते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ने का कार्य भी कांग्रेस ने किया था, यानी कि अब अलग अलग देशों की अलग अलग राज्यों की या फिर अलग अलग जगहों की जो समस्याएं थी उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके आना और एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि एक अखिल भारतीय या फिर अगर हम लोग कहें भारतीयों में जो एक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना की भावना है, एकीकरण की जो भावना है उसको भी बल मिल रहा था। और अब भारतीय अलग अलग विभाजित होने के बाद भी अपनी समस्याओं को एकीकरण कर पा रहे थे और एक तरीके से उनके सुधार के लिए प्रयास कर पा रहे थे। तो इसमें भी कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र को उजागर करने में भी कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कांग्रेस ने लोगों को धन के दोहन के बारे में बताया। इसके अलावा और भी किस किस तरीके से कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों का शोषण कर रही थी, उन सब से भारतीयों को उजागर करने में भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा कांग्रेस की वजह से ही लोकतांत्रिक जो कार्यशैली है उसको लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि उससे अवगत कराया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों में प्रचलित किया गया। तो कांग्रेस की जो मुख्य कार्यशैली हुआ करती थी वो लोकतांत्रिक ही हुआ करती थी। इसीलिए कांग्रेस के कार्यों की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र है या जो लोकतांत्रिक कार्यशैली है उसका लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हो पाया। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक कार्यशैली को लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में प्रचलित करने में भी कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत का शासन भारतीयों के हक में होना चाहिए, इस विचार को भी मजबूती से आगे बढ़ाया कांग्रेस ने और लोगों में इस विचार को काफ़ी प्रचलित किया। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का प्रयास भी कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो ये कई सारी कांग्रेस की उपलब्धियां हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं।
लेकिन उपलब्धियों के अलावा कुछ सीमाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग कांग्रेस की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमाएं मेनली तो जैसा मैंने बताया कि ये मध्य वर्गीय संस्था हुआ करती थी और इसमें मुख्यतः जो शहर हुआ करते थे, जो शहरी क्षेत्र के लोग हुआ करते थे, उनका ही पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। गाँव में ये उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई थी, तो मुख्यतः शहरों में केंद्रीय संस्था बनकर रह गई थी और इसमें मध्य वर्ग के और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो थोड़े बहुत देखने को मिला करते थे। निम्न वर्ग में कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं हुआ करता था। इसके अलावा जो छात्र और युवा वर्ग है वो मैंने बताया आप लोगों को कि उनको कांग्रेस की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस से अलग ही रहे और बाद में फिर उन्होंने अपना अलग दल ही बना लिया, जिसे हम लोग गरम दल कहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार में आस्था हुआ करती थी, यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस संवैधानिक तरीके से कार्य करती थी और उसको ब्रिटिश सरकार में आस्था थी कि अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार से अच्छे संबंध बनाएंगे तो वो हमें हमारा राज्य लौटा देंगे और हमें स्वशासन प्रदान कर देंगे। तो ऐसा स्टार्टिंग में उन लोगों को लगता था, लेकिन बाद में कांग्रेस की हम लोग देखते हैं कि ये जो धारणा थी वो टूट जाती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उतना उन पर ध्यान नहीं देती है और ना उनके किसी भी प्रस्ताव को इतनी मंजूरी देती है। हालांकि थोड़ी बहुत हम लोग देखते हैं कि कुछ बातें मान लेती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो अभी इनकी जो प्रमुख राजनीतिक मांगें हुआ करती थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, उनको थोड़ा बहुत ब्रिटिश सरकार ने माना और इसके लिए 1892 में भारत परिषद अधिनियम लेके आए, जिसमें उन्होंने भारतीयों को भी थोड़ी बहुत भागीदारी करने का अधिकार दिया। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, जो भी हम लोग देखते हैं विधायी परिषद है, उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव ये अधिनियम लेके आया गया था, जिसे हम लोग 1892 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये कांग्रेस की एक उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाद में ज़्यादा इनकी बातें नहीं मानी गई। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि बाद में फिर जो कांग्रेस है उसकी ये धारणा टूट जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जो कमी के तौर पे हम लोग देख सकते हैं वो यही थी कि ब्रिटिश सरकार में इनकी आस्था हुआ करती थी। इसके अलावा कांग्रेस की इन कमियों की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि बाद में गरम दल का उदय होता है। तो ये भी हम लोग इसकी एक सीमा या फिर कमी कह सकते हैं। तो ये आप लोग इसकी सीमाओं के बारे में भी याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और बाकी सबको भी इससे फ़ायदा होता रहे। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।